So welcome students, welcome to a very important सेशन। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, एमएचटी के क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेटली। सो बच्चों चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ये पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं नंबर भी लिखता जाता हूँ क्वेश्चन का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। सी, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग, मतलब किसको कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, दिस इज अज्यूमिंग दैट द मीडियम इज एयर बिटवीन द प्लेट्स। हम लोग मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच की मीडियम एयर है। अगर एयर नहीं होती तो हम के एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिखते हैं, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एनीवेज, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है देखो। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग पूछ रहे हैं कि वो क्या चीज है जिसको कम करने करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर को कम करने से एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ती है। तो इस केस में तो डिनोमिनेटर में डी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आप डी को कम कर दो। डी को कम कर देंगे तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए द कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड by decreasing the distance between the plates. So B should be the answer for this question. Let us move on to the second question, students. Second question क्या है देखो। The potential differences that must be applied across the parallel and series combination of three identical capacitors is such that the energy stored in them becomes the same. मतलब पहले पैरेलल में लगाया हुआ है तीनों कैपेसिटर्स को और बाद में सीरीज में लगाया हुआ है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि सबकी कैपेसिटेंस सेम है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द प्रॉब्लम इजी। पूछा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चा लोग, देखते हैं सी। पहले तो मैं मान लेता हूं कि लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बी सी। सबके कैपेसिटेंस को हम लोग सी मान लेते हैं। लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बी सी। तो क्योंकि सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस इक्वल है तो हर एक को सी मान लेते हैं। लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर भी सी। ओके, फिर उसके बाद में मैं लिख सकता हूं कि जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं बच्चों देखो। 1/cs इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस c3, ऐसा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, c1 c2 c3 सबके सब सी ही है, सारे इक्वल कैपेसिटर्स हैं। तो आंसर आएगा 1/cs इज इक्वल टू 3/c। ओके, और फाइनली अगर रेसिप्रोकल लेंगे बच्चा लोग तो आंसर आएगा सी एस विल बी इक्वल टू व्हाट, c/3। तो दिस इज द आंसर, राइट। अच्छा, अब पैरेलल में क्या होगा देखो बच्चा लोग। द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग इज, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले ये क्वेश्चंस को आप देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर देखो हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब तुम्हारा और मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, राइट। ऐसे दैट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग। और आगे देखो बच्चे लोग, अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं कैपेसिटर्स। रेजिस्टर्स का उल्टा होता है कैपेसिटर में, है ना। तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल कैपेसिटेंस सीपी विल बी इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि सारे के सारे कैपेसिटर CCC है। तो आंसर आ जाएगा 3C। तो पैरेलल में आंसर आया 3C, और सीरीज में आंसर आया C/3। अब बोला हुआ है कि एनर्जी सेम है पैरेलल और सीरीज में, मतलब एनर्जी इन सीरीज, ओके, इज इक्वल टू एनर्जी इन पैरेलल, ये तो हमको दिया हुआ है। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, हाफ CV स्क्वायर। तो मैं इसके बाद क्या लिख सकता हूँ देखो, मैं लिख सकता हूँ ई सीरीज को हाफ CS इंटू वी एस स्क्वायर, है ना, वी एस स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ CP इंटू VP स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा, हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, और CS में जानता हूँ, CS तो C/3 है, और VS को VS ही रहने दो, VS स्क्वायर रहने दो, दैट विल बी इक्वल टू CP। CP कितना है, 3C, और इधर VP स्क्वायर आएगा। तो मेरे ख्याल से इस केस में अब क्या होगा बच्चा लोग कि ये जो हमारा VS और VS है ना, ये दोनों कैंसिल हो, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, VS नहीं कैंसिल होंगे। जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, VS नहीं, C कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारा C कैंसिल हो जाएगा, ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली VP/VS विल बी 1/9। ये 1/9 हो जाएगा क्योंकि वो राइट हैंड वाला 3 हम लेफ्ट हैंड में लेके आ गए। दैट विल बी इक्वल टू VP स्क्वायर अपॉन VS स्क्वायर। और देखो हमको पूछा क्या गया था, VP अपॉन VS, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज। तो बस अब क्या, स्क्वायर रूट ले लो, तो आंसर आएगा 1/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन पैरेलल अपॉन वेलोसिटी इन सीरीज। सो ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चा लोग, दैट इज 1/3 इज द आंसर।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये मेटल स्फीयर की रेडियस है, और मेटल स्फीयर का मतलब होगा कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब जितने भी चार्जेस हैं सारे सरफेस पे ही होंगे, राइट। तो अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज्ड विथ 4 पाई माइक्रोकूलम, सरफेस डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बोला हुआ है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बच्चा लोग ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे वो लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन द रेडियस, मतलब वो पॉइंट स्फीयर के बाहर है, क्योंकि स्फीयर के अंदर तो हम सब जानते हैं ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है। फिर उन्होंने पूछा है तो डिस्टेंस आर कितना होगा, है ना, डिस्टेंस आर कितना होगा, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखो, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इस आर को सिग्मा के साथ कनेक्ट करना है, और ई को भी लाना है पिक्चर में। तो मेटल स्फीयर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और हमारे एचएससी के बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, सो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला E is equal to sigma upon epsilon naught, okay, into capital R square upon small r square। बस अब टर्म्स को इधर उधर रीअरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ था बच्चा लोग, यहाँ पे एक R बाहर है, यहाँ पे भी एक R बाहर है, ठीक है। तो देखते हैं अब कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि हर ऑप्शन में R तो आएगा। तो छोटा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन, और आर स्क्वायर के जगह पे बड़ा ई इंटू आर स्क्वायर। अब बच्चा लोग तुमको सिर्फ रूट तो लेना है, तो रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा, आर विल बी इक्वल टू ये सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन नॉट ई, तो रूट में आ जाएगा, और रूट ऑफ आर स्क्वायर का रूट तो आर आएगा सिर्फ। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4, three condensers of capacities C1, C2, C3 are connected in series with a source of EMF V. The potentials across the three condensers are in the ratio। देखो, पहले तो सिंपल सी बात है कि कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, और अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज सेम होगा सब में, Q विल बी सेम। देखो, Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, राइट। सिंस कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, सिंस कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, कैपेसिटर सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, आर इन सीरीज, ओके। तो मैं लिख सकता हूं बच्चा लोग कि Q विल बी कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, है ना। अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो Q कांस्टेंट होगा, और अगर Q कांस्टेंट होगा तो CV कांस्टेंट होगा, क्योंकि Q कांस्टेंट है तो CV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और अगर CV कांस्टेंट होगा तो मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/c, V is equal to constant into 1/c, या मैं लिख सकता हूं कि V is proportional to 1/c। मतलब अल्टीमेटली ले देके ये आंसर आया कि V is inversely proportional to C। तो रेशियो निकालना तो बच्चों का खेल है, एकदम आसान हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर टू दैट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर टू दैट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3, that is the answer। 1 upon C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फोर कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी मतलब सबकी कैपेसिटेंस सेम है, हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब चारों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया C1, और जब चारों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया C2। हमको ढूंढना है C2 अपॉन C1, तो देख लेते हैं, काफी इजी सम है। सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करूंगा, लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बी, लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बी, लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बी C, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर बी C। तो सीरीज में क्या होगा, देखो बच्चा लोग, पहले सीरीज में देख लेते क्या है। सीरीज में C1 है ना आंसर। सीरीज में क्या होगा कि 1 अपॉन C इफेक्टिव, दैट इज C1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, ऐसे 4 बार होगा, राइट। तो डायरेक्टली आंसर थोड़ा सोचेंगे तो C1 हो जाएगा C/4, तो C1 का आंसर तो C/4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में
जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सारे ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने से सब ऐड हो जाते हैं। तो C2 इज इक्वल टू व्हाट, C प्लस सी प्लस सी प्लस सी, 4 बार। तो आंसर C2 का आएगा, C2 का आंसर आएगा 4C, 4C। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज C2 अपॉन C1, तो C2 को C1 से डिवाइड कर लो और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं C2 को C1 से डिवाइड करूंगा तो C2 अपॉन C1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 4C डिवाइडेड बाय C बाय 4। तो ये C बाय 4 वाला 4 ऊपर चला जाएगा, C और C कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 16, राइट। और 16 हमारे ऑप्शन में है, तो ये C हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, क्या होगा उसका, देखते हैं। समझो ये कोई चार्ज एनक्लोज्ड है प्लस क्यू, ओके, और उसके अराउंड है ना बच्चा लोग, मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ या गॉसियन स्पीयर बना रहा हूँ। बिकॉज इस केस में क्या है, मुझे स्पीयर की शेप बोली हुई है ना, कि मतलब सरफेस की शेप बोली हुई है कि स्पेरिकल है। तो तो देखो हम लोग क्या जानते हैं बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम वी ऑलरेडी नो ना काफी, ये हम लोग देखो इस क्वेश्चन को 11th का मान लो 12th का मान लो, डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि गॉस थ्योरम तो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशंस हम 12th में पढ़ते हैं, राइट। तो देख लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। सी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इस केस में क्लोज सरफेस मतलब स्पीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, electric flux through the closed surface is always equal to what, it is always equal to sum of the charge enclosed, यहाँ पे तो एक ही चार्ज है तो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, देखो कि अगर इस स्पीयर को बड़ा कर दिया जाए, इसके रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो क्या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इसको बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा लो इसको रेडियस को, देखो क्या होगा। अगर इसके रेडियस को मैं बढ़ा भी लूं बच्चा लोग तो देखो उसमें होगा क्या, मतलब स्पीयर थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन बड़ा बनने के बावजूद भी चार्ज एनक्लोज्ड कितना किया है उसने, क्यू, पहले भी क्यू कर रहा था अब भी क्यू कर रहा है। अच्छा, सराउंडिंग मीडियम जो था पहले वही अब भी होगा, तो ना तो क्यू बदला ना तो सराउंडिंग मीडियम बदला, तो एप्सिलॉन नॉट ही लिखा जाएगा अब भी। मान लेते हैं कि पहले मीडियम एयर था तो अब भी वो एयर ही होगा। ओके, सो स्पीयर को बड़ा करने से ना तो क्यू बदला ना तो मीडियम बदला, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नथिंग विल चेंज, द आंसर विल बी स्टिल द सेम ओनली, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। So nothing will change, तो आंसर आएगा remains unchanged, that is the next thing which you should remember। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, तो 7 कैपेसिटर्स है और सबकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट कि फाइनल आंसर इज 10 बाय 11, ये माइक्रोफैराड है, राइट, ये करेक्शन है, माइक्रोफैराड, 10 बाय 11 माइक्रोफैराड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, ऐसा कब हो सकता है, ठीक है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही पॉसिबिलिटी है, तुमको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, मतलब पहले 5 को पैरेलल रखो, 2 को सीरीज में रखो और देखो क्या आंसर आता है। अगर नहीं आया आंसर 10 बाय 11 तो फिर तुम डी वाला चेक करोगे, फिर सी वाला चेक करोगे। अब इसमें किस्मत की बात है, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ए ही आंसर होगा और अगर बहुत बुरी रही तो डी आंसर होगा, राइट। बट एनीवेज हम तो ए बी सी, अगर ए बी सी में तीनों हमारा आंसर नहीं होगा तो हम सीधा डी मार्क कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो देख लेते हैं, ए को पहले चेक करते हैं कि अगर हम 5 को पैरेलल में रखें और 2 को सीरीज में रखें तो क्या होगा, लेट अस चेक। तो लेट अस से सिचुएशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि मैंने 5 कैपेसिटर को पैरेलल में लगा लिया, तो देख लेते हैं, 1 2, सो लेट मी कनेक्ट 5 कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड 2 इन सीरीज, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर इसमें आंसर नहीं आया ना बच्चा लोग तो मैं दूसरा वाला करके देखूंगा, तो पहले पहला तो चेक कर लूं। तो ये पांचों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड थे, पैरेलल में, ओके, पैरेलल में कनेक्टेड थे और उसके साथ 2 सीरीज में कनेक्टेड थे ऐसे। तो पहले इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो निकाल लो। अब हर एक 2 2 2 है, राइट, एवरी कैपेसिटर इज 2 2 2 और ये दोनों भी 2 और 2 है, राइट। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज, एक काम करते हैं, इसको मैं बुला लेता हूँ, इस सबके कॉम्बिनेशन को मैं बुला लेता हूँ सीपी, इसको मैं बुला लेता हूँ सीपी, सीपी, राइट, सीपी। तो सीपी तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे, है ना, सब पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। तो सीपी तो सीधा सीधा हो गया 10 माइक्रोफैराड, तो सीपी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ये दोनों देखो, ये दोनों सीरीज में है ना, तो इनके लिए तुमको क्या फॉर्मूला यूज करना, इसको सी एस बुला लेता हूँ। तो आंसर आएगा 1/CS विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो 1 आया ना, हाफ प्लस हाफ 1, रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो डायग्राम था, जो बड़ा लंबा डायग्राम दिख रहा था, वो छोटा हो गया कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ योर डायग्राम विल बिकम स्मॉल
और वो डायग्राम तुमको अब कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि तुमको सिर्फ दो ही कैपेसिटर दिखाई देंगे, एक होगा 10 और एक होगा बच्चा लोग 1, है ना। और ये दोनों पॉइंट के बीच में तुमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो तुम आंसर कैसे निकालोगे, 1/c इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/1, राइट। तो फाइनल अगर इसको तुम सॉल्व करोगे बच्चा लोग तो आंसर आएगा 10/11। सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना 10/11। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग काफी लकी है, एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली वी गॉट द आंसर एज ऑप्शन ए। तो ये तो लकी बात है। देखो ऐसा हो सकता था कि आंसर सी भी हो सकता था। अगर आंसर सी होता तो तुमको ए चेक करना पड़ता, बी चेक करना पड़ता, तब जाके तुम सी पे पहुंचते। बट लक बाय चांस इसमें ऑप्शन ए ही आंसर था, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ओके ओके, दिस इज रॉन्ग प्रॉब्लम, ये इसको इग्नोर करो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू। मतलब एक कैपेसिटर था जिसकी एनर्जी स्टोर्ड है यू। नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेड 4 टाइम्स। अब तुमने बैटरी को निकाल दिया और डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, राइट। बैटरी को निकाल दिया और डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स, बच्चा लोग ध्यान से सुनना एकदम, सी ध्यान से सुनना, सी क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंस, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना स्टूडेंट्स। सी आई विल टेल यू। अब बैटरी निकालने से क्या याद रखना है कि बैटरी निकालने की कॉन्सिक्वेंस क्या होती है, मैं बताता हूं आप लोगों को। बैटरी निकालने से ये होगा कि अब चार्ज चेंज नहीं हो सकता, मतलब Q विल बी कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज बढ़ाना या घटाना, कैपेसिटर पे चार्ज डालना या निकालना, ये बैटरी का काम है। क्योंकि तुमने बैटरी को रिमूव कर दिया है इसलिए अब चार्ज तो बदल नहीं सकता, राइट। तो ये एकदम ध्यान से रखना कि अब चार्ज बदल नहीं सकता। पहले मैं एनर्जी की फॉर्मूला लिख लेता हूँ कैपेसिटर की। एनर्जी की तीन फॉर्मूला होती है, हाफ CV² जो मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं हाफ CV यूज करूंगा तो उसमें चार्ज तो आएगा ही नहीं, मुझे तो चार्ज लाना है पिक्चर में क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। तो मैं थोड़ा अलग फॉर्मूला यूज करूंगा एनर्जी का। देखो, द एनर्जी इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, द एनर्जी इन अ कैपेसिटर इज गिवन एज, एनर्जी इन अ कैपेसिटर इज गिवन एज, ओके, ई नहीं लिखूंगा, U इज इक्वल टू Q² by 2C, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया गया कि बैटरी को रिमूव कर दिया गया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को 4 टाइम बढ़ा दिया गया। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और ध्यान से सुनना बच्चा लोग कि C और D इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को 4 गुना बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस 1/4 हो जाएगा, है ना। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ D इज मेड 4 टाइम्स, अगर D को 4 गुना बढ़ा दिया, इफ D इज मेड 4 टाइम्स, D इज मेड 4 टाइम्स, है ना। तो तुम्हारा नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस C डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, C/4, 1/4 हो जाएगा, करेक्ट है। तो कैपेसिटेंस विल बिकम 1/4। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड। अब तुम्हारा नया एनर्जी क्या होगा, न्यू एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होगा, क्यू चेंज नहीं होगा, याद रखना, ओके, गड़बड़ मत कर लेना। U डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू ही होगा, Q² डिवाइडेड बाय 2C डैश, दैट विल बी इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाय 2C/4। C डैश की जगह C/4 लिखूंगा तो C को नीचे रख लेता हूँ, 4 को ऊपर कर देता हूँ, राइट। तो नाउ योर आंसर विल बी बच्चा लोग, U डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स ब्रैकेट में Q² by 2C। और अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो तो Q² by 2C क्या है, U है, U। सो U डैश इज इक्वल टू 4U, ये तुम्हारा आंसर है। मतलब जो नई एनर्जी होगी वो पहले वाले की 4 टाइम्स होगी, राइट। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, राइट, लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9। A network of 4 capacitors is connected to a battery as shown. The ratio of the charges on the capacitors C2 and C4। तो ये तुम्हारा C2 है कैपेसिटर और ये तुम्हारा कैपेसिटर C4 है। तुमको इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज की रेशियो निकालनी है, राइट। तो एक बात तो मैं पहले ही बता देता हूँ बच्चा लोग, देखो यहां से यहां तक ये पूरा ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ना, यहां से लेके यहां तक चार्ज की वैल्यू सेम होगी और उस चार्ज को मैं मान लेता हूं QS। सो यहां से यहां तक हर एक कैपेसिटर में चार्ज सेम होगी, क्यों, क्योंकि Q1 मान लेता हूं, क्यों, क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो C3C 2C ये तीनों सीरीज में है। और एक काम करता हूं, उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी निकाल लेता हूं तो Q मिल जाएगा। देखो अब पहले पहले इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेता हूं। तो C इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, या सीरीज में इफेक्टिव कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं बच्चा लोग। C इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/C1 दैट इज C प्लस 1/C2 दैट इज 2C प्लस 1/C3 जो है 3C, राइट।
तो इसको सॉल्व करूँ, डिनोमिनेटर को कॉमन बनाऊं, तो मेरे ख्याल से 6 एलसीएम आएगा शायद। तो 6/6c प्लस 3/6c प्लस 2/6c, राइट। तो ये हो जाएगा 11। तो सी इफेक्टिव का आंसर आ गया बच्चा लोग, सी इफेक्टिव का आंसर आएगा 6c/11, दैट इज द आंसर। तो अब क्या होगा ना, मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा बना सकता हूँ, राइट। मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना लेता हूँ कि दो ही कैपेसिटर है, एक ऊपर वाला जिसकी वैल्यू है 6c/11, ओके, और एक नीचे वाला कैपेसिटर जो है कितना, 4c, 4c है, राइट। और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है बच्चा लोग, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, v है, राइट, v, ये v है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बैटरी उल्टा बना लिया, दैट डजंट मैटर एक्चुअली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी उल्टा बनाने से, लेकिन फिर भी जैसे बुक में दिया वैसा सही बना लेते हैं, डोंट वरी। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ओके। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने बोला ना तुमको, ये इस पे जो चार्ज होगा वही इस पे भी होगा, वही इस पे भी, तो इस पे चार्ज Q1 है, और इस पे चार्ज को मैं मान लेता हूँ Q2 मान लेता हूँ। तो मुझे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4, मतलब Q1 अपॉन Q2 पूछा गया। तो Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, CV फॉर्मूला याद है ना, CV। तो लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है बच्चा लोग, 6c/11, 6c/11 इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और जो चौथा वाला C4 है वो 4c है, और उसके भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मेरे ख्याल से CC तो कट जाएगा, VV भी कट जाएगा, तो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 44, जिसको कैंसिल वैंसल करके आंसर आएगा 3/22। तो आंसर बी है, राइट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। An air-filled plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates, मतलब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है और एरिया ऑफ द प्लेट A है, तो द एनर्जी स्टोर्ड इज, ठीक है, काफी इजी समय। देखो, तुमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को पिक्चर में लाना है, कैसे भी सम को करो। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV²। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, क्या होता है ना, मैं एक काम करता हूँ, इस ई को ई नहीं लिखता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एनर्जी ही लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ CV²। अब V का क्या करेंगे मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो V के जगह पे लिखा जा सकता है बच्चों, V के जगह पे लिखा जा सकता है ED, है ना। तो V के जगह पे अगर मैं ED लिखूंगा तो ये आंसर आएगा हाफ। पहले तो मैं कैपेसिटर को लिखूंगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ओके। और उसके बाद मैं V को लिखूंगा, V ED है ना, तो E² D² होगा। तो D और एक स्क्वायर कैंसिल होके आंसर आएगा हाफ A एप्सिलॉन नॉट E² इंटू डी। और ऐसा ऑप्शन अगर तुम देखो तो ऑप्शन नंबर डी है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये तो अलग क्वेश्चन है, राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं बच्चा लोग, इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। और ये 1 मीटर है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर, हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 मीटर है, ये मीटर है, मीटर पढ़ लेना। इस चार्ज टू, ये चार्ज दिया हुआ है उसका, बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन। अब बच्चा लोग ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाना चाहूंगा। देखो होता क्या, ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल गवर्नमेंट बुक में है नहीं, बट मैं बोलूंगा कि रिस्क मत लेना, ये फॉर्मूला पढ़ के जाना। सुनो, होता क्या है कि कोई मेटल का स्पीयर है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे चार्जेस रख दिए। अगर एक मेटल के स्पीयर पे मैंने बहुत सारे चार्जेस रख दिए, तो वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला है, तो याद रखना, उस फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। मैकेनिकल फोर्स मतलब चार्जेस एक दूसरे को धक्का देते हैं क्योंकि एक साथ रहना ही नहीं चाहते। मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, पर यूनिट एरिया। और ये फोर्स नॉर्मल लगता है, सरफेस को परपेंडिकुलर लगता है, इसीलिए इसको तुम प्रेशर भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसको और एक नाम से भी जानते हैं बच्चा लोग, आई विल टेल यू वन मोर नेम फॉर दिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस। फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस भी बोलते हैं ना, तो इसको स्ट्रेस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस।
इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, 3 नाम है इसका, और इसका फॉर्मूला बच्चा लोग सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मेट में फॉर्मूला याद रखना। ठीक है बच्चा लोग, याद रखना। ओके, तो क्या होता है कि तुम किसी कंडक्टर पे चार्जेस डालते हो तो सरफेस पे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हो, वो एक साथ रहना ही नहीं चाहते क्योंकि रिपेल ही करेंगे ना अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो, राइट। तो वो रिपेल करते हैं और क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो पूरे सरफेस पे एक फोर्स लगता है जो बाहर की तरफ होता है, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। अच्छा, उसी का फॉर्मूला लिखा है मैंने। और एक, क्योंकि चार्जेस एक साथ रहना नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने उनको जबरदस्ती रख दिया एक साथ उनके मर्जी के खिलाफ, इन अदर वर्ड्स तुमने काम किया उनको रखने में एक दूसरे के खिलाफ, राइट। मतलब ऑफ कोर्स एक स्फीयर है, उस पर मैं चार्जेस डालूंगा तो रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती चार्जेस रख दिए, तो जो भी मैं काम करूंगा उनको जबरदस्ती रखने के लिए ना, वो जो काम होता है ना, दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी, और द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। तो याद रखना, और एक फॉर्मूला साथ साथ में याद रखना, जब ये पढ़ा रहा हूं तो ये भी साथ में पढ़ा देता हूँ। एनर्जी डेंसिटी जिसको कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी या या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसलिए पढ़ा रहा हूं साथ साथ में क्योंकि तुम लोगों को ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि इसका भी फॉर्मूला सेम यही है। मतलब एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सेम वही है जो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का, इसलिए मैंने पढ़ा दिया साथ में। अब इस सम को करते हैं, देखो इस सम में हमको वॉल्यूम स्ट्रेन पूछा है, तो बल्क मॉडुलस दिया है, तो तुम लोग को तुरंत क्लिक होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जनरली बल्क मॉडुलस को बी नहीं लिखा जाता, के लिखा जाता है, मैं करेक्ट चेंज कर लेता हूँ। मैंने बी इसलिए लिख दिया क्योंकि हम लोग के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं ना इस चैप्टर में, लेकिन के ही लिखा जाता है बल्क मॉडुलस को, डोंट वरी। तो देखो हम लोग को स्ट्रेन चाहिए, तो बच्चा लोग स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय के, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय के, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय के, राइट। और देखो बच्चा लोग स्ट्रेस कैसे निकालोगे, अब बता देता हूँ तुमको। स्ट्रेस मतलब ये क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, वही सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे के। अब एक प्रॉब्लम हो गया कि प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग को सिग्मा पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब स्पीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो चार्ज तो हम लोग जानते हैं ना 10⁻⁻², और रेडियस इसका देखो 1 मीटर दिया है, तो 1 मीटर का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो गया सिग्मा, ठीक है। अब बच्चा लोग इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो ये लास्ट स्टेप में, तो सिग्मा स्क्वायर होगा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, हाँ। और नीचे पहले से क्या था बच्चा लोग, 2 था, एक एप्सिलॉन नॉट था, और नहीं नहीं मैंने गलत कर दिया, ये सिग्मा स्क्वायर को यहाँ पे 4 का 16 हो जाएगा, रुको, ये 4 का 16 हो जाएगा बच्चा लोग, ये 4 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 4 का 16 हो जाएगा, 16। अब k का वैल्यू डालना है, देखो k दिया हुआ है, ये है k, है ना। तो k का वैल्यू डालना है, तो 10⁻11 और वो 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर कैंसिल, फिर ये मेरे ख्याल से 4 1 जा 4 4 जा, और ये 11 ऊपर जाके -15 हो जाएगा, राइट। तो आंसर आएगा 10⁻−15 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज हाउ यू विल डू दिस सम। तो थोड़ा अलग था डेफिनेटली, बट कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलो बच्चा लोग, मेरे ख्याल से नाउ आई विल स्टॉप हियर बिकॉज मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो अगला वीडियो जितना जल्दी हो सकता है हम लोग जितना जल्दी अपलोड कर सकते करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चा लोग।